नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज भी पाठशाला में स्वागत है। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं फसल विज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग गन्ना को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो फटाफट पहले इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग अपने लेक्चर से अपने आप को जोड़ पाएँ। तो आइए बात करते हैं। गन्ने के अगर हम कुल की बात करें, ग्रैमीनी कुल से संबंधित है। इससे अच्छा ज़रूरी चीज़ों का ही रिवीजन करेंगे। और विश्व में ब्राज़ील गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि उत्पादकता गन्ने की सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य की है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है, या फिर इसे ओपन पेनिकल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस, ये सभी कुछ इसके प्रमुख वर्गीकरण। ऑफिसिनेरम के गुणसूत्रों की संख्या 80 है दोस्तों, और इसका उत्पत्ति न्यूगिनी में माना जाता है, जबकि इसको नोबेल केन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो नोबेल केन को टी एस वेंकटरमन ने विकसित करा था, इसलिए इसे शुगर केन विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सैकेरम बारबेरी को भारतीय गन्ना कहा जाता है, जबकि सैकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ना के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ अगर हम जंगली प्रजातियों की बात करें तो सैकेरम स्पॉन्टेनियम व सैकेरम रोबस्टम इसकी कुछ जंगली प्रजातियों के नाम हैं। गन्ने की फसल में की जाने वाली अगर हम प्रमुख क्रियाओं की बात करें, जैसे ब्लाइंड होइंग किसे कहा जाता है, तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर इसके दोस्तों एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो गन्ना और आलू में ब्लाइंड होइंग की क्रिया संपन्न होती है, इसको आप याद रखिए। यह आमतौर पर फसल को बोने के बाद और जर्मिनेशन अंकुरण होने से पहले ही इसमें हल से गुड़ाई करी जाती है। ये बिंदु याद रखने योग्य। बुआई के बाद जब आप फसल को बोएंगे उसके बाद और अंकुरित होने से पहले की बात की जा रही है। अर्थिंग अप की अगर हम बात करें तो अर्थिंग अप की आमतौर पर क्रिया जुलाई अगस्त में करी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है? चढ़ा दिया जाता है। टाइंग का तात्पर्य क्या है? पत्तियों से 10 से 15 पौधों को आपस में बांध दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की आपदा से वो गिरने ना पाए फसल हमारी। ट्रेसिंग, जो गन्ने की पत्तियाँ और फसल के अवशेष होते हैं उसको जलाना क्या कहा जाता है? ट्रेसिंग कहा जाता है। जबकि जो प्रोपिंग होता है, पौधे के तने को सूखी पत्तियों से ढक दिया जाता है। और उर्वरक की अगर हम बात करें तो 120-60-40 इसका उर्वरक का अनुपात है। और सिंचाई की जो स्टेजेज हैं अगर इसकी हम बात करें, हमने आपको बताया था कल ट्रिक, गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग, ये याद रखिए। तो जो आपकी जी है और FGM, गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग। तो जर्मिनेशन फेज है आमतौर पर 0 से 60 दिन के आसपास रहता है। वहीं फार्मेटिव स्टेज या सर्वाधिक मात्रा में क्रांतिक सिंचाई की अवस्था है दोस्तों, और यह आमतौर पर 60 से 130 दिनों तक रहती है। ग्रांड फेज अवस्था 130 से लेकर के 250 दिनों तक। वहीं जो मेच्योरिटी फेज अवस्था है 250 से लेकर के 350 दिनों के आसपास रहती है। कुछ ये परीक्षण है दोस्तों, मेच्योरिटी टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स रीडिंग, इसमें जो TSS है इसको याद रखिए, 16 से 18 डिग्री परिपक्वता का सूचक है। जबकि ब्रिक्स अनुपात में जो कटाई अनुपात है वो कितना है? 0.9 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। फैलिंग टेस्ट क्या है? तो एक प्रकार का परिपक्वता के लिए ग्लूकोज रीडिंग परिपक्वता का सूचक है। ग्लाइफोसन या फिर इथेफोन, ये सभी क्या है? तो ग्लाइफोसन दोस्तों क्या है? गन्ना को पकते समय शीघ्र परिपक्वता के लिए, अगर आप चाहते हैं गन्ना शीघ्र जल्दी ही परिपक्व हो जाए तो उसके लिए ग्लाइफोसन या फिर इथेफोन को प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। गन्ने की कटाई कब करेंगे? जब धात्विक आवाज़ आए तने से तब कटाई की जाएगी। गन्ने का अगर हम कुछ उत्पादों की बात करें, बेगासेज क्या है, मोलासेस क्या है? तो बेगासेज दोस्तों, जब गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है, जो उसके बाद जो चीज़ें वो जो अवशेष बचता है वह बेगासेस कहलाता है। आमतौर पर ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। मोलासेस क्या है? तो गन्ने से जूस निकालने के बाद जूस का उत्पाद, गन्ने के जूस का उत्पाद जो एल्कोहल बनाने व फिर क्षारीय भूमि के सुधार में होता है, तो उसको मोलासेस कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि मोलासेस का इस्तेमाल किस प्रकार की भूमि में होता है? तो क्षारीय भूमि के सुधार मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता है। और हम कुछ बात कर रहे थे कल गन्ने के अन्य अतिरिक्त तथ्यों की जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि गन्ने का अंगाला पशुओं को पौष्टिक चारे के रूप में काम में किया जाता है। गन्ने का अंगाला किसके लिए किया जाता है? गन्ने का अंगाला पशुओं को पौष्टिक चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक मात्रा में संख्या है। भारत में गन्ने की खेती आमतौर पर 1000 ईसा पूर्व वर्ष से की जा रही है। मोटा गन्ना की उत्पत्ति भारतवर्ष को माना जाता है। गन्ने की खेती आमतौर पर 70% उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और गन्ने के लिए सर्वोत्तम जलवायु आमतौर पर दक्षिण भारत में उपलब्ध है। जितना जरूरी है दोस्तों उतना पढ़ेंगे, बाकी हमने पूर्व के लेक्चर में तो पढ़ ही लिया है। तो गन्ना उष्णकटिबंधीय देशों का पौधा है, इसी प्रकार जलवायु खेती में की जाती है।
गन्ना घास कुल का पौधा है, इस वंश में सैकेरम है। इसका वंश क्या है? इसका वंश सैकेरम है। तो आमतौर पर इसकी 5 जातियाँ हैं, ऑफिसिनेरम, स्पोंटेनियम, बारबेरी, साइनेंसिस, रोबस्टम। तो ऑफिसिनेरम को नोबेल गन्ना कहा जाता है, बारबेरी को भारतीय गन्ना, साइनेंस को जबकि चाइनीज गन्ने के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ इसकी जंगली प्रजातियाँ हैं, अभी हमने पूर्व में ही बात की। और इसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अलावा और वंश हैं मगर इसमें चीनी नहीं मिलती। तो पूछा जा सकता है कि गन्ने का कौन सा वंश ऐसा है जिससे आमतौर पर चीनी नहीं बनती। तो आपको याद रखना एरियंथस स्क्लेरोटेकिया नारेगा। ये क्या है? इसके एरियंथस स्क्लेरोटेकिया नारेगा। ये क्या है? आमतौर पर आप ऐसे एक ट्रिक याद रखिए, एशियन। तो इससे आप आसानी से क्या होगा, थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे। ए से होगा आपका एरियंथस, सा से हो गया स्क्लेरोटेकिया और ना से आपका क्या होगा? नारेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गन्ने की एशियन किस्म में चीनी नहीं बनती। ए से एरियंथस स्क्लेरोटेकिया नारेगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। जिसमें ऑफिसिनेरम, सैकेरम, बारबेरी तथा सैकेरम साइनेंसिस जातियों की खेती की जाती है। दूसरे कुल के पौधे आमतौर पर प्रजनन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑफिसिनेरम में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 80 होती, बारबेरी में 82 होती और साइनम जो आपका साइनम है 2n बराबर 124 और स्पोंटेनियम में 2n बराबर 54 56.60। ये इसके कुछ गुणसूत्रों के उदाहरण हैं, इनको याद रखना है आपको। ऑफिसिनेरम में 80 होते हैं, बारबेरी में 82, साइनम में 124 जबकि स्पोंटेनियम में 54, 56.60 तक हो सकते हैं, गुणसूत्रों की संख्या हो सकती है। गन्ने के तने पर आंख जिनके द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। गन्ने के तनों में लाल बरोडक भी पाया जाता है। अच्छा, गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्धन शिखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने के तने का जो ऊपरी भाग होता है उसको वर्धन शिखा कहा जाता है। पुष्पगुच्छ से निकलने की क्रिया एरोइंग कहलाता है और आमतौर पर जो इसका पुष्पक्रम है इसको एरो या फिर ओपन पेनिकल भी कहा जाता है। गन्ने के बीज को कैरेप्सिस कहा जाता है। तापमान को लेकर के हम कल ही बात कर चुके थे अच्छे से, तो पूर्व का लेक्चर देख लीजिए। तो अम्लीय मृदा गन्ने के लिए कौन सी मृदा हानिकारक होती है? अम्लीय मृदा गन्ने के लिए हानिकारक होती है और सबसे सर्वोत्तम मृदा गन्ने के लिए दोमट भूमि मानी जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से आरंभ हो रहा है। आइए एक एक चीज़ करके एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ते हैं। हवाई द्वीप में गन्ना, जो हवाई द्वीप है दोस्तों, हवाई द्वीप में गन्ने को 4.5 से 5 pH मान वाली मृदा में उगाते हैं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको क्या करूँगा? ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? तो उसको तो आपको याद रखना, बाकी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना, कहीं से भी कोई एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। खैर, हवाई द्वीप में गन्ना को 4.5 से 5 pH मान वाली मृदा में उगाया जाता है। जैसे जैसे मृदा के आयतन का घनत्व बढ़ता जाता है, जड़ों का भार और आकार क्या होता है? घटता जाता है। जैसे जैसे मृदा के आयतन का घनत्व बढ़ता जाएगा उसमें जड़ों का भार और आकार भी क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला बिंदु हमारा, तराई क्षेत्रों की मृदा में कंकड़, पत्थर या तथा काले रंग के पदार्थ पाए जाते हैं। गोरखपुर में पाई जाने वाली मृदा में कैल्शियम अधिक मात्रा में तथा भूमि में नमी की काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो गोरखपुर में पाई जाने वाली मृदा में कैल्शियम अधिक मात्रा में तथा भूमि में नमी काफ़ी, जो भूमि में नमी है दोस्तों वो कह सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि गोरखपुर में जहाँ पर गन्ने की खेती होती है वहाँ पर आमतौर पर किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम आमतौर पर अधिक पाया जाता है और भूमि में नमी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। अगला हमारा बिंदु है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा दोमट होती है। इसमें जल निकास का उचित प्रबंध रहता है। जिस मृदा में फास्फोरस तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें रस की मात्रा अच्छी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना है। जिस मृदा में फास्फोरस तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसमें रस की मात्रा क्या होती है? अच्छी होती है दोस्तों। जिस मृदा में फास्फोरस तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसमें रस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गन्ना जिस मृदा में उगाया जाता है उसमें P, Ca, N, K तथा आयरन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। गन्ने को जिस मृदा में उगाया जाएगा उसमें P, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सभी क्या हों? आयरन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना आमतौर पर 9 से 10 महीनों में पक करके तैयार हो जाता है। कहाँ की बात की जा रही है? पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। वहाँ पर गन्ना आमतौर पर
9 से 10 महीनों में क्या होता है, पक करके तैयार हो जाता है। गन्ने की बुआई के लिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ठीक ठाक माना जाता है। पत्तियों पर यूरिया के 3% का छिड़काव किया जाना चाहिए। गन्ने में जो पत्तियां होती हैं उस पर 3% के गन्ने में पत्तियों पर यूरिया के 3% का छिड़काव किया जाना चाहिए। अपने देश में गन्ने की बुआई 3 समय में की जाती है। गन्ने की बुआई आमतौर पर अक्टूबर महीने में करी जाती है, जो भारत में शरदकालीन गन्ना कहा जाता है। तो जो भारत में शरदकालीन गन्ना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बिंदु है, भारत में शरदकालीन गन्ने की बुआई अक्टूबर महीने में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर महीने में की जाती है। तो अपने देश में गन्ने की बुआई 3 समय में की जाती है। गन्ने की बुआई अक्टूबर में करी जाती है, जो भारत में शरदकालीन गन्ना कहा जाता है। अगले वर्ष नवंबर दिसंबर में इसे काटा जाएगा। बसंतकालीन गन्ना की बुआई फरवरी माह में होती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है सभी। शरदकालीन गन्ने की बुआई कब होती है? अक्टूबर माह में होती है। वहीं जो बसंतकालीन गन्ना होता है उसकी बुआई फरवरी माह में की जाती है। परीक्षणों से पता चलता है कि शरदकालीन गन्ना की उपज बसंतकालीन गन्ने से आमतौर पर 20 से 25% अधिक उपज देता है। जो विभिन्न प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्य किए गए, उससे यह पता चला कि जो शरदकालीन गन्ना है, जिसकी बुआई पहली बात तो आपको याद रखनी, शरदकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर में करी जाती है। शरदकालीन जो गन्ना होता है उसकी उपज आमतौर पर बसंतकालीन गन्ने से 20 से 25% अधिक उपज देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शरदकालीन गन्ने को बढ़वार के लिए अधिक समय मिल जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि शरदकालीन जो गन्ना होता है उसको बढ़वार के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिलता है। वर्षाकालीन फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। भारत के दक्षिणी प्रांत में अधसाली के रूप में उगाते हैं। वर्षाकालीन फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि दक्षिणी प्रांतों में इसे अधसाली के रूप में उगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना है। यह फसल के खेत में पकने के लिए 18 से 24 महीने का समय लेती है। भारत में गन्ने जो अधसाली किस्म है 18 से 24 महीनों में आमतौर पर पकने का समय लेती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। वर्षाकालीन फसल की बुआई जून जुलाई में करी जाती है, ठीक है, जिसे भारत के दक्षिणी प्रांतों में अधसाली के रूप में उगाया जाता है। आमतौर पर यह 18 से 24 महीने का समय लेता है पकने के लिए। भारत में गन्ने को वर्ष में 3 बार बोया जाता है। एक मुख्य फसल, दूसरी अधसाली फसल, तीसरी अगेती फसल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने को वर्ष में आमतौर पर भारत में 3 बार उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? तो पहली तो हो गई उसकी मुख्य फसल, दूसरी क्या हो गई? अधसाली फसल, तीसरी फसल क्या हो गई? अगेती फसल हो गई। गन्ने की मुख्य फसल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ जिलों में, तमिलनाडु में दिसंबर से फरवरी तक उगाई जाती है। गन्ने की मुख्य फसल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ जिलों में, तमिलनाडु में दिसंबर फरवरी तक उगाई जाती है। यह 1 वर्ष में पक करके तैयार हो जाती है। इसे एकसाली कहा जाता है। जो 1 वर्ष में फसल तक पक करके तैयार हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? एकसाली कहा जाता है, अर्थात 1 साल। दूसरी अधसाली। अधसाली फसल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जुलाई अगस्त में बोया जाता है। इसको याद रखना है। अधसाली पूछा जाता है कब बोया जाता है, तो अधसाली आमतौर पर जुलाई अगस्त में बोई जाती है और यह 18 महीनों में काटी जाती है। तो आज से अधसाली हो गई, आज से 18 महीने हो गए आपको। और यहाँ पर एकसाली की बात की जा रही है तो 1 वर्ष में पक करके तैयार हो जाती। ये बिंदु फिर से पढ़ लिए, याद अच्छे, काफ़ी अच्छे बिंदु हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको मैं फिर से समझाता हूँ आपको। कहा गया कि भारत में आमतौर पर गन्ने को वर्ष में 3 बार उगाया जाता है। पहला हो गया आपका कौन सा? एक मुख्य फसल हो गई, पहली तो आपकी मुख्य फसल हो गई, दूसरी आपकी अधसाली हो गई और तीसरी आपकी अगेती किस्म हो गई। तो गन्ने की मुख्य फसल, जब यहाँ पर बात की जा रही है मुख्य फसल की, क्योंकि 3 बार इसको उगाया जाता है ना, तो पहला हो गया आपका मुख्य फसल, दूसरा हो गया आपका अधसाली, तीसरा हो गया आपकी अगेती। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें मुख्य फसल, यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ जिलों में, कर्नाटक के कुछ जिलों में, जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दिसंबर से फरवरी तक उगाया जाता है। मुख्य फसल को कब से कब तक? दिसंबर से लेकर के फरवरी तक उगाया जाता है। यह 1 वर्ष में पक करके तैयार हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एकसाली कहा जाता है, ठीक है। दूसरी आपकी किस्म कौन सी? दूसरी अगर हम बात करें मुख्य फसल के बाद, दूसरी आपकी अधसाली हो गई। तो पहली बात, अधसाली को बोया कब जाता है? जुलाई अगस्त में बोया जाता है और यह आमतौर पर 18 महीने में पक करके तैयार हो जाती है। तमिलनाडु में एक फसल जो अगस्त सितंबर में बोई जाती है उसे विशेष मौसम की फसल कहते हैं।
तमिलनाडु में एक फसल जो अगस्त सितंबर में बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष मौसम की फसल कहा जाता है। आमतौर पर जो तमिलनाडु में अगस्त सितंबर में बोई जाने वाली फसल है उसे विशेष मौसम की फसल कहा जाता है। अब हमारी नंबर 3 की अगेती हो गई। अगेती फसल आ से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती और 15 से 16 महीनों में तैयार हो जाती। यह फसल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा में काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि जो अगेती फसल है इसे उपज ठीक ठाक प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगेती फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आमतौर पर यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा में काफ़ी लोकप्रिय है, जो 15 से 16 महीने में पक के तैयार हो जाती। तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अर्धसाली का टाइम पीरियड कितना है, 18 महीने है, ठीक है। और जो एक साली वह 1 वर्ष में तैयार हो जाती, जबकि जो आपकी अगेती फसल है वह 15 से 16 महीनों में पक के तैयार हो जाती। गन्ने की फसल में वानस्पतिक प्रजनन विधि द्वारा बोने का काम करते हैं। गन्ने में जो प्रजनन होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है दोस्तों, वानस्पतिक प्रजनन विधि द्वारा बोने या फिर उगाने का काम होता है। गन्ने में गन्ने में क्या होते हैं दोस्तों, बीज बनते हैं, मगर उत्तरी भारत में इसका अंकुरण नहीं होता है। मगर क्या होता है, उत्तरी भारत में इसका अंकुरण नहीं होता। गन्ने में बीज तो बनते हैं, किंतु उत्तरी इलाकों में क्या होता है उत्तरी इलाकों में इसका अंकुरण नहीं होता है। गन्ने में कुछ हार्मोन होते हैं जो पौधे में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। गन्ने के जो हार्मोन होते हैं आमतौर पर जैसे मान लेते हैं हमारी गन्ने की फसल है, ठीक है, ये आमतौर पर हमारी दोस्तों गन्ने की फसल हो गई, ये आँखें हो गई गन्ने की। ये हमारी गन्ने की फसल हो गई। ये कुछ एक आध पौधे हो गए गन्ने के हमारे। तो क्या कह रहा है कि गन्ने में आमतौर पर कुछ हार्मोन होते हैं। गन्ने में क्या होते हैं, कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो पौधों में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। किधर की तरफ चलते हैं, तो जो हार्मोन होते हैं दोस्तों आमतौर पर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। क्या है, ऊपर से नीचे की दिशा में चलते हैं तथा इनका प्रभाव नीचे की आँखों के ऊपर प्रतिकूल पड़ता है। जो इनका प्रभाव होता है, इनकी आँखों, जो नीचे की आँखें होती हैं गन्ने की, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि उनको हानि पहुँच सकती है। तो जो नीचे की आँखें होती हैं, जो ये नीचे की आँखें हैं दोस्तों, इन पर हानिकारक प्रभाव इनका पड़ता है। गन्ने के जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है। गन्ने में आमतौर पर बीज नहीं बनते, गन्ने में आमतौर पर बीज बनते हैं, किंतु उत्तरी भारत में इनका अंकुरण नहीं होता। तो दक्षिणी भारत गन्ने को लेकर के, दक्षिणी भारत की दोस्तों और वो उत्तरी भारत में काफ़ी विषमताएं पाई जाती हैं। तो जो आपका ये इलाका है, ये आपका जो उत्तरी इलाका है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीज बनते हैं, किंतु उत्तरी भारत में इनका अंकुरण नहीं होता है, ठीक है, अंकुरण इनका नहीं होता है। और दक्षिणी भारत में, बाकी अन्य किस्में दक्षिणी भारत में गन्ने की उपज ठीक ठाक होती। इस प्रकार ये हार्मोन आँख को विकसित होने से रोकते हैं। अगर गन्ने को काट दिया जाए तो हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक जाता है। जो हार्मोन होते हैं, कह रहा है कि गन्ने के हार्मोन आँख को विकसित होने से रोकते हैं। अगर गन्ने को काट दिया जाए तो हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक जाता है तथा हर आँख सही ढंग से अपना कार्य करती है। इसलिए गन्ने को काट कर बोया जाता है। इसलिए क्या होता है, गन्ने को काट कर बोया जाता है। 2, 3, 4, 5 आँख वाले टुकड़ों पर काफ़ी प्रयोग हुए हैं। इससे यह पाया गया है कि 3 आँख वाला टुकड़ा बुआई के लिए ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी शोध कार्य है उससे यह सिद्ध हुआ कि गन्ने की बुआई के लिए आमतौर पर 3 आँख वाला टुकड़ा ठीक है। गन्ने की बुआई के लिए कौन सा टुकड़ा ठीक है, तो गन्ने की बुआई के लिए आमतौर पर 3 आँख वाला टुकड़ा ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन जो होते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे की आंखों पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं। तो यही कारण है कि गन्ने को काट करके बोया जाता है ताकि आंखों का विकास जो हो ठीक ठाक हो और जो उसमें अंकुरण हो और या गन्ने का जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास कर सके। और आमतौर पर बुआई के लिए 3 आँख वाला गन्ना ठीक ठाक माना जाता है। गन्ने की काटने वाली हंसिया को पोटेशियम परमैंगनेट घोल में डुबाते हैं।
जो गन्ने की काटने वाली हाशिया है उसको किस में डुबाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में उसको डुबाया जाता है। जिससे क्या होता है, इसका यह लाभ होता है कि कीटाणु का प्रकोप गन्ने पर ना हो। तो गन्ने की काटने वाली हाशिया को पोटेशियम परमैंगनेट घोल में डुबाया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि कीटाणु का प्रकोप गन्ने पर नहीं होता है। गन्ने के टुकड़े को काटने के बाद तुरंत बो देना चाहिए। जो गन्ने के टुकड़े होते हैं उनको जब भी काटा जाए कोशिश यह की जाए कि उसको उचित समय में बो दिया जाना चाहिए। अगर देर से बोना है तो उस पर छिड़काव करते रहना चाहिए। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि गन्ने की काटने वाली हाशिया को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डुबा दिया जाए, जिससे यह लाभ होता है कि कीटाणुओं का प्रकोप आमतौर पर गन्ने की फसल पर नहीं पड़ता है। पेड़ी से बीज लेने पर रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पेड़ी से फसल ले रहे हैं तो यह उम्मीद है कि रोग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। और इन टुकड़ों को बीजू कहा जाता है। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? बीजू कहा जाता है। ये टुकड़े ऐसे रोगहीन तथा कीट बाधा रहित गन्नों से तैयार किए जाते हैं जो 10 महीने पुरानी फसल होती हैं। आमतौर पर बीज बोने से पहले कवक से बचाने के लिए एग्लॉल या फिर एराटॉन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, बीज बोने से पहले कवक से बचाने के लिए एग्लॉल या फिर एराटॉन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु इसको याद रखना है कि बीज बोने से पहले कवक से बचाने के लिए गन्ने में किस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो एग्लॉल या फिर एराटॉन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्लॉल की आमतौर पर 0.5% घोल, एराटॉन का 0.25% घोल प्रयोग करते हैं। रसायन के घोल में टुकड़ों को 5 मिनट के लिए डुबा दिया जाता है, जिससे टुकड़े जो होते हैं आपके निर्जमीकृत हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गर्म पानी में डुबाना चाहिए। किसके लिए? बीजू टुकड़ों की वायरस से मुक्त होने के लिए 54 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए आप सभी लोग। 2 घंटे तक 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गर्म वायु द्वारा 8 घंटे उपचारित करना आवश्यक है। टुकड़ों को चूने के संतृप्त घोल में डुबाने पर भी गन्ने के टुकड़ों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गन्ने के टुकड़े को क्या करते हैं, चूने के संतृप्त घोल में भी डुबाते हैं तो गन्ने के टुकड़ों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, माना जाता है। जहां गन्ना बोने में आमतौर पर देरी हो गई हो, उचित तापमान का अभाव हो, वहां वृद्धि हार्मोन जैसे NA, IBA, जिब्रेलिक एसिड आदि के 10 ppm घोल से टुकड़ों को उपचारित किया जाता है, जिससे जड़ें निकलने की गति बढ़ जाती है, परंतु आँखों की बढ़वार तो घट जाएगी। अगर आप इस प्रकार के जो रसायन इनका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कि NAA जो वृद्धि हार्मोन है, NAA, IBA, जिब्रेलिक एसिड, इसके 10 ppm घोल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे जड़ों की निकलने की गति तो बढ़ जाएगी, किंतु जो आँखें बनने की बढ़वार है उनकी घट जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। रायुनगान विधि सर्वप्रथम भारत में सन 1968 में IISR के द्वारा अपनाया गया। इस विधि में बुआई 4 से 6 सप्ताह पहले होती। पहली बात तो इसका पूछा जा सकता है कि रायुनगान विधि है किससे संबंधित है? तो गन्ने से संबंधित है। जो आपकी यह रायुनगान विधि है किससे संबंधित है दोस्तों? तो गन्ने से संबंधित है। और आमतौर पर इस विधि में बुआई 4 से 6 सप्ताह पहले की जाती है। गन्ने की ऊपरी भाग अगोला को काट लेते हैं। गन्ने का जो ऊपरी भाग है अगोला को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, जिससे कलिका फूट जाती है। फिर उसको काटकर बोने के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। गन्ना में जो स्प्राउटिंग विधि है दोस्तों, इसके द्वारा बुआई जावा तथा क्यूबा में की जाती है। तो पूछा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गन्ना की बुआई आमतौर पर स्प्राउटिंग विधि से कहाँ की जाती है? तो जावा तथा क्यूबा में की जाती है। तो गन्ने की बुआई आमतौर पर स्प्राउटिंग विधि से बुआई जावा तथा क्यूबा में करी जाती है। ये आपको याद रखने। गन्ना की बुआई आमतौर पर तेज ब्लॉक मेथड के द्वारा की जाती है। तो यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गन्ने के आमतौर पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? तेज ब्लॉक मेथड से किस फसल की बुआई करना उचित रहता है? गन्ने की फसल की बुआई। तो पहली बात तो स्प्राउटिंग विधि की अगर बात की जाए तो जावा तथा क्यूबा में इसका इस्तेमाल होता है, जबकि तेज ब्लॉक मेथड की बुआई गन्ना की जाती है। गन्ना की कलिका विधि से बुआई की खोज कृषि संस्थान नैनी
जो कलिका विधि से अगर बुआई की बात की जाए, किसके द्वारा खोज की गई? कलिका विधि से बुआई की खोज कृषि संस्थान नैनी इलाहाबाद से विकसित की गई। यह विधि सफल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है यह भी। दक्षिण भारत में गन्ने की बुआई काली मृदा में गड्ढों में करते हैं। तैयार गड्ढों में 5 गन्ने के टुकड़ों की बुआई करते हैं। दक्षिण भारत में गन्ने की बुआई काली मृदा में गड्ढों में करी जाती है। तैयार गड्ढों में 5 गन्ने के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। उपजाऊ मृदा में नालियों में बुआई करने की सबसे अच्छी विधि मिलती है, अच्छी उपज मिलती है। उपजाऊ मृदा जो होती है, अगर उसमें पहले आप क्या करते हैं, नालियाँ बना लेते हैं, फिर उसमें गन्ने के जो टुकड़े हैं उसमें उसको डालते हैं, तो अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो स्प्राउटिंग विधि कहाँ? जावा तथा क्यूबा में इस्तेमाल की जाती है, जबकि तेज ब्लॉक मेथड गन्ने की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने की जो कलिका विधि से बुआई करी जाती है, किसकी? तो गन्ने की जो अगर आप कलिका विधि से बुआई कर रहे हैं तो उसकी खोज कृषि संस्थान नैनी इलाहाबाद से विकसित की गई। ये याद रखना है आपको। गन्ना शरद ऋतु में थोड़ा उथला, बसंत ऋतु में गहरा बोया जाता है। तो अगर आप शरद ऋतु में बुआई गन्ने की कर रहे हैं तो हल्का थोड़ा उथला बोएंगे, और वहीं अगर बसंत ऋतु में आप बो रहे हैं तो गहरे गन्ने की बुआई करेंगे, क्योंकि बसंत की अपेक्षा शरद काल में नमी जो होती है अधिक होती है। गन्ने के बीज को आमतौर पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में बोएंगे तथा 2.5 सेंटीमीटर मृदा होना आवश्यक है। प्रश्न बिंदु इंपॉर्टेंट है। लखनऊ विधि से गन्ना की बुआई करने पर खर्च अधिक पड़ता है। इससे लाभ है कि गन्ना अधिक देर में लगाया जा सकता है। लखनऊ विधि से अगर आप गन्ना की बुआई कर रहे हैं तो आमतौर पर उसमें थोड़ी देरी कर सकते हैं। गन्ने के खेत में 500 से 600 कुंटल कंपोस्ट खाद तथा 3 से 4 कुंटल नी की खाद, ये नीम है, नीम की खली देना चाहिए। गन्ने के खेत में आमतौर पर 500 से 600 कुंटल कंपोस्ट की खाद, 3 से 4 कुंटल नीम की खली देना चाहिए। खली की खाद 15 दिन पहले दे देना चाहिए। और मैंने बाकी उर्वरक एनपीके का अनुपात आपको बता ही चुके हैं कि 120, 60, 40 ये उचित एनपीके का अनुपात रहेगा। 90 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 180 से 300 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 180 किलोग्राम पोटास तथा 30 से 90 किलो कैल्शियम देते हैं। उत्तरी भारत में 40। तो आप ये मत याद रखिए, दोनों बिंदु छोड़ दीजिए इसके। दक्षिण भारत में 100 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देते हैं। गन्ना में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। गन्ना में 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उपज में हमें वृद्धि देखने को मिलती। फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फोरस, जबकि पोटास को म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में दिया जाना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि दक्षिण भारत में 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। अगर आप फास्फोरस दे रहे हैं तो उसको सिंगल सुपर फास्फोरस के रूप में, जबकि पोटास को म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हमें दिया जाना चाहिए। गन्ने में अधिक नाइट्रोजन देने से चीनी प्रतिशत में क्या होती है? कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कौन सा ऐसा तत्व है, ये कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि उर्वरक है जो गन्ने में अधिक मात्रा में देने से चीनी में कमी करता है। तो आमतौर पर नाइट्रोजन दोस्तों अधिक मात्रा में दिए जाने से क्या होता है, चीनी प्रतिशत में हमें कमी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर फास्फोरस को अधिक मात्रा में दिया जाता है तो चीनी बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आप नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि चीनी की जो प्रतिशत है वह उसमें कमी देखने को मिले। जबकि अगर आप फास्फोरस को अधिक मात्रा में दे रहे हैं तो उम्मीद है कि चीनी की बढ़ने की संभावना रहती है। अगर कार्बनिक खाद उपलब्ध ना हो तो नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा 1/3 बुआई के समय, 1/3 कल्ले फूटते समय और 1/3 वृद्धि के समय खेत में दे देते हैं। तो इसको तो खैर याद करने की कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कार्बनिक खाद उपलब्ध ना हो तो नाइट्रोजन उर्वरक की 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा कल्ले फूटते समय और 1/3 मात्रा वृद्धि के समय खेत में दिया जाता है।
फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा पहले ही बात कर चुके किस रूप में दिया जाना चाहिए और कूड़ों में इसको दिया जाना चाहिए। अगर पोषक तत्व की कमी हो तो घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव कर दिया जाना चाहिए। गन्ने में फास्फोरस की कमी से क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, कल्ले कम फूटते हैं, पड़ छोटे हो जाते हैं, जड़ों की बढ़वार जो है दोस्तों कम हो जाती, जड़ें कम निकलती हैं आमतौर पर। गन्ने में पोटास की कमी से बढ़वार क्या होती है, घट जाती है। अगर पोटास की कमी होती है तो उम्मीद है कि बढ़वार में हमें गन्ने की बढ़वार में अपेक्षाकृत कमी देखने को मिले। पत्तियों पर पुराने धब्बे बनने लगते हैं, बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं और पत्तियां क्या होती हैं, झुलस जाती हैं। मृदा में दीमक आदि से बचाने के लिए BHC के घोल से या फिर चारकोल के घोल से 4 से 5 लीटर पानी में 4 से 5 बूंद चारकोल से टुकड़ों को उपचारित किया जाना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गन्ने के ऊपरी तने के टुकड़ों में अंकुरण इसलिए अच्छा होता है कि ऊपरी भाग में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। गन्ने के ऊपरी तनों के टुकड़ों में अंकुरण इसलिए अच्छा होता है कि वहाँ पर क्या होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे अंकुरण के लिए तुरंत ऊर्जा मिल जाती है और अंकुरण क्या होता है, शीघ्र हो जाता है। तो यह पूछा जाता है दोस्तों, कुछ एक दो बार कुछ अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि गन्ने में आमतौर पर ऊपरी भाग में किसकी अधिकता होती है, तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। दूसरा कारण अंकुरण का, उसमें अधिक घुलनशील नाइट्रोजन ग्लूकोज अधिक नमी रखता है, अतः ऊपर का 1/2 भाग गन्ना बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। और जिस गन्ने में फूल आ गए हों उसे गन्ने की बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, पित्त बन जाता है और पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट बिंदु है कि पूछा जा सकता है कि गन्ने की बुआई के लिए जिसमें फूल आ गए हों उस प्रकार के गन्ने को बुआई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्यों, पित्त बन जाता है और उसमें पोषक तत्वों की हमें क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। जलमग्न वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से गन्ने के बीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तने में जड़ें निकल जाती हैं और गन्ने का भाग क्या होता है, खोखला हो जाता है। गन्ने की देर से बुआई करने पर रेग्यून गनस लाभकारी होता है। ग्लूकोज व नमी की मात्रा अधिक होने से अंकुरण प्रतिशत जो होता है सुधरता है। खनिज लवणों की प्रतिशतता अधिक होने से अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, गिरता है। नई जातियों का बीज शीघ्रता से बढ़ाने के लिए जनवरी फरवरी में रेग्यून गनस तैयार करके बुआई करना चाहिए। अगस्त में इसकी कटाई करना चाहिए। एक कलिका के टुकड़ों को पुनः बुआई कर बीज 5 गुना शीघ्रता से बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है 35,000 से लेकर के 40,000 टुकड़े जिसमें 3 आँख हो उसकी आवश्यकता पड़ती है। 1 हेक्टेयर में लगने वाले बीज का भार 60 से 70 या 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। टुकड़ों को एरिटान से उपचारित करके बोया जाना चाहिए, जिससे अंकुरण क्या होता है, ठीक ठाक होता है और कवक का प्रकोप भी हमें देखने को नहीं मिलता है। आमतौर पर जो गन्ने की भूमि के लिए दूरी 75 × 90 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और नाली बनाकर गन्ना बोने से अधिक उपज हमें प्राप्त होती है। जो समतल भूमि है, समतल भूमि के लिए आमतौर पर 80 से 90 सेंटीमीटर की स्पेस होना चाहिए। अगर गन्ना को 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है तो पैदावार 90 सेंटीमीटर पर बोने की अपेक्षा अधिक मिलती है। जहाँ पर मशीन से गन्ना बोया जाए वहाँ पर 90 सेंटीमीटर पर बोया जाना चाहिए। जहाँ खरपतवार हाथ से निकालना हो वहाँ पर 75 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बिंदु है, जहाँ पर अगर आप किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने की फसल को बोने के लिए तो वहाँ की स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर आप खरपतवारों को हाथ से निकालते हैं तो वहाँ के लिए स्पेसिंग आमतौर पर 75 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। 2 आँख वाले टुकड़ों के लिए 40 से 60 हज़ार होती है संख्या टुकड़ों की। गन्ने की फसल जो बीज के लिए रखी गई है उसको बोने से 4 से 6 सप्ताह पूर्व ऊपर का गोला काट देते हैं। बचे शेष भाग पर कलिका फूट जाती है, बाद में इसकी तना को काट कर बोते हैं। यह विधि जावा देशों में अपनाई जाती है और इसको क्या करते हैं, मिला करके आपस में छिड़कते हैं। खड़े खेत में गन्ने के अगोला को ऊपरी भाग को काट देते हैं, उसके बाद तने पर कलियों का विकास आसानी से हो जाता है।
जो गन्ना गिर जाता है उसके जड़ द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, बढ़वार बढ़ जाती है, मगर पैदावार जो होती है कम हो जाती है। गन्ना को इस तरह बांधना चाहिए कि हरी पत्तियां एक समूह में जमा ना होने पाएँ, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी। बांधने का काम घेर कर या फिर मोड़ कर किया जाना चाहिए। बांधने का काम किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसे घेर कर या फिर मोड़ कर किया जाना चाहिए। गन्ने में प्रोपिंग अभी हमने पूर्व में ही बताया कि क्रिया पौधों के तनों के गन्ने की सूखी पत्तियों को ढक दिया जाता है। गन्ने में जो प्रोपिंग की क्रिया होती है आमतौर पर सूखी पत्तियों से ढक दिया जाता है। इसका उद्देश्य तनों को धूप, वर्षा, कीट पतंगों के हानिकारक प्रभाव से बचाया जाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर भारत में गन्ने को आमतौर पर गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, आलू, लाही के बाद बोया जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, गन्ने को आमतौर पर गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, आलू, लाही आदि के बाद बोया जाता है। गेहूं गन्ने की दो पंक्तियों के बीच में गेहूं की दो पंक्तियां बोते हैं। गेहूं की बुआई गन्ने की बुआई के 1 माह बाद 15 नवंबर के बाद किया जाना चाहिए। ये फसल चक्र के बारे में बात है कुछ। गन्ना प्लस गेहूं में ही गन्ने की दो पंक्तियों के बीच में दूसरी फसल बोया जाए। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी मैं जितना ज़रूरी है उतना मैं बता रहा हूँ। जब गन्ने के साथ गेहूं, आलू, चुकंदर को गन्ने के बीच में बोना हो तो गन्ने को क्या करते हैं, अक्टूबर में बोते हैं। जब गन्ने को गेहूं, आलू और चुकंदर को गन्ने के बीच में बोया जाना होता है तब गन्ने को क्या करते हैं, अक्टूबर में बोते हैं। जब गन्ने के बीच में मूंग को बोना हो तो गन्ना आमतौर पर फरवरी में बोया जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी गन्ने के बाद गेहूं लिया जाता है वहाँ गेहूं की उन्नतशील किस्मों की ही बोया जाना चाहिए। गन्ने को आमतौर पर नवंबर में काट लेना चाहिए। फरवरी मार्च में बोई गई गन्ने की फसल के साथ मूंग या फिर उड़द की फसल को उगा सकते हैं। गन्ने में ब्यात शुरू होने के पहले गन्ने की कटाई क्या होना चाहिए, कर देनी चाहिए। साधारणतया टुकड़ों पर उपस्थित कलिकाओं में से 35% अंकुरण जो होता है अच्छा होता है। गन्ने में पानी देने के लिए नमी को जानने के लिए पौधों के ऊतक में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है। किसको नापा जाता है, इलेक्ट्रोड को लगाया जाएगा और विद्युत प्रतिरोध को नापा जाएगा। इस प्रकार पौधों में पानी की स्थिति का पता लगाने के लिए बीटा किरण प्रमापी के द्वारा लगाया जाता है। तो पौधों में पानी की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बीटा किरण का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सामान्य अवस्थाओं में उत्तरी भारत में 150 सेंटीमीटर और दक्षिण भारत में 300 सेंटीमीटर पानी गन्ने की फसल के लिए पर्याप्त होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। 2 सिंचाइयाँ आमतौर पर तराई क्षेत्रों में करते हैं। तो सामान्य अवस्थाओं की अगर हम बात करें, उत्तरी भारत में 150 सेंटीमीटर और दक्षिणी भारत में 300 सेंटीमीटर पानी गन्ने की फसल के लिए पर्याप्त होता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 8, पूर्वी क्षेत्र में 4 से 6 सिंचाइयाँ और तराई क्षेत्रों में आमतौर पर 2 सिंचाइयों में कार्य हो जाता है ठीक ठाक। तो इसको याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्रों में 4 से आपका क्या हो गया, 6 से 8, पूर्वी क्षेत्रों में 4 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि तराई क्षेत्रों में हमें 2 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। गन्ने में सबसे अधिक पानी की ज़रूरत ब्यात के समय होती है और 10 सेंटीमीटर पानी हमें लगाया जाना चाहिए। जिन मृदाओं में पानी अधिक लगा रहता है वहाँ BO3 को 1157 को बोई करनी। गन्ने की कौन सी किस्म बोई जानी चाहिए, जिन मृदाओं में पानी अधिक लगा रहता है वहाँ BO3 तथा को 1157 को बोया जाना चाहिए। किसकी बात की जा रही है, BO3 और को 1157 CO। अगर अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है तब आप BO3 तथा CO 1157 का इस्तेमाल करें, इस किस्म का इस्तेमाल करें, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण द्वारा नमी का ह्रास को रोकने के लिए मल्च का प्रयोग किया जाता है। इस काम में पुरानी गन्ने की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। अगर जो शुष्क इलाकों में अगर हम बात करें वाष्पीकरण के द्वारा अगर जल की हानि अधिक हो रही है तो आप क्या करेंगे, गन्ने के पुरानी पत्तियों का इस्तेमाल करके मल्च का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया में कमी आएगी। गन्ने के खेत में निम्न खरपतवार पाए जाते हैं, जैसे शरदकालीन खरपतवारों के नाम
आमतौर पर जो गन्ने के खेत में कुछ खरपतवार पाए जाते हैं। शरतकालीन खरपतवारों की अगर हम बात करें, कासा या सैकेरम स्पॉन्टेनियम, प्याजी या एस्फोडिलस टेनिफोनियम सत्यानाशी या अर्जिमोन मैक्सिकाना, हिरनखुरी या कानवालुलस आर्बेंसिस। ये याद रखें, कांसा, प्याजी, सत्यानाशी, हिरनखुरी, दूब घास, ये सभी कुछ इसके गन्ने में पाए जाने वाले खरपतवार हैं। बसंतकालीन गन्ने में खरपतवारों की बात करें, ज्वासा हो गया आपका, ज्वासा, मोथा, मटरी, जंगली गोभी, दूब घास, ये इनके नाम याद रखिए, पढ़ लीजिए इसे। बसंतकालीन गन्ने में ज्वासा, मोथा, मटरी, जंगली गोभी, दूब घास, ये सभी पाए जाते हैं। गन्ने की बुआई के 1 सप्ताह बाद गुड़ाई करते हैं। इसे अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग भी कहते हैं। इस गुड़ाई का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों पर नियंत्रण प्रदान करना होता है। यह गुड़ाई करते हैं अंकुरण से पहले की जाती है। अभी हमने आपको ब्लाइंड होइंग के बारे में बताया भी था। मृदा नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण व मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए निकाई गुड़ाई आवश्यक है। और गन्ने में खरपतवारों से आमतौर पर 50% तक की हानि हो सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। बाकी एक क्लास और होगी, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण किस्में होंगी आपकी पढ़ लेंगे, और जो अतिरिक्त कुछ बचे हुए तथ्य हैं उसके बारे में जान लेंगे, और यह आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम कुछ अगली फसलों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।